नमस्कार। सभी फार्मर बंधुओं का विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में मैं विनायक सुब्राव धाबुगड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना विषय है कलिंगड़ लागवड़, तरबूज लागवड़ और उसका व्यवस्थापन, उसमें आने वाले प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये आज का अपना विषय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाइए। तो तरबूज ये जो क्रॉप है ये 60 से 70 दिन में निकलने वाला और बहुत ही अच्छा और बहुत ही भरघोस उत्पादन देने वाला क्रॉप है। अगर उसका व्यवस्थापन अगर हमने अच्छा किया तो हमें अच्छे से अच्छी अदर क्रॉप के कंपैरिजन में कम समय में अच्छे से अच्छा लाभ हमें मिल सकता है। तो आइए आज हम तरबूज का जो लागवड़ है उसके बारे में, व्यवस्थापन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तरबूज की लागवड़ कब करनी है, उसके बाद जो भी हम ड्रेंचिंग व्यवस्थापन करने वाले हैं उसके बदल हम डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद खत व्यवस्थापन के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे और रोग और कीड़ का भी व्यवस्थापन कैसे करना है इसके बारे में हम आज डिटेल्स में जानेंगे। तरबूज और खरबूज में अगर हमें उत्पादन अच्छा लेना है तो सबसे पहले ज़मीन की जो निवड़ है या ज़मीन का जो हमें निवड़ करनी है वो ज़मीन सेंद्रिय कर्बयुक्त होनी चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ज़मीन का जो निचरा होने वाली ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद उसमें जो ज़मीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ऐसी ज़मीन को हमें क्या करनी है, निवड़ करनी है। उसके बाद जो हम वैरायटी लगाने वाले या जो कलिंगड़ की या तरबूज की जो वैरायटी है वो वैरायटी में देखा जाए तो अभी मार्केट में कलर्स सीड का मेलोडी बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है। सिजेंटा का शुगर क्वीन है, उसके बाद सुपर क्वीन है, उसी के बाद बाहुबली बोल के वैरायटी है। उसके बाद बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में नई नई आ रही है, लेकिन हमें वैरायटी का जो नियोजन करना है, क्योंकि मैं कुछ वैरायटी आपको बोलूँ और वो आपके मार्केट में चलना भी उतना ज़रूरी है। हमें क्या करना है कि अपने मार्केट में हम जहाँ पे है वो मार्केट का थोड़ा सा अंदाज लेके वहाँ पे हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी चल रही है वो देख के हमें उसकी निवड़ करनी है, जिसके कारण हम जो वैरायटी लगाएंगे वो जब माल मार्केट में आएगा तो वो तुरंत निकल जाए या रुके ना, या रुक के खराब ना हो। तो वैरायटी निवड़ करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात ऐसी है कि नई नई वैरायटीज़ आ रही है जिसमें प्रतिकार शक्ति ज़्यादा है, जिसमें उत्पादन ज़्यादा है, ऐसी वैरायटी का निवड़ हमें करनी है। उसके बाद तरबूज का जब हम बेड़ खींचते हैं या अंतर कैसे रखना है, तो अंतर में देखा जाए तो हमें क्या करना है कि 5 फीट का बेड़ खींचना है और 1.25 फीट पे सिंगल लाइन से हमें प्लांटेशन करना है। अगर आप 5 फीट का बेड़ खींचते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं 7 फीट का बेड़ खींच सकते हैं और 2 फुट पे हम क्या कर सकते हैं कि झिगजैग लगा सकते हैं, क्रॉस में लगा सकते हैं। तरबूज के वेले पे जो फ्रूट आते हैं वो मर्यादित आते हैं, इसीलिए हमें जो तरबूज में पॉपुलेशन है या संख्या का व्यवस्थापन करना जरूरी है। हमें क्या करना है कि पर एकड़ कम से कम अपने 7,000 पौधे बैठने चाहिए। तो 7,000 गुनिया अगर हम 7,000 पौधे करते हैं और एक फ्रूट को अगर एक वेल पे अगर 2 फ्रूट बैठते हैं तो अपने 14,000 फ्रूट हुए। गुनुले अगर 2 किलो का एक फ्रूट हो जाता है तो कम से कम 28 से 30 टन का उत्पादन हमें आता है। इसीलिए संख्या का व्यवस्थापन और संख्या के व्यवस्थापन में अंतर ये बहुत ही जरूरी और मायने रखने वाला बात है। तो हमें अंतर रखते वक्त प्रॉपर तरीके से अंतर रखना है, तो वो ध्यान में रखो। मिनिमम अपने
6,500 से 7,500 पौधे एक एकड़ में जाने चाहिए। उसके बाद जो हम फर्टिलाइज़र में देखा जाए तो फर्टिलाइज़र में हमें सबसे ज़रूरी और जो हम बेड खींचते हैं, बेड के ऊपर जो फर्टिलाइज़र डालना है, तो फर्टिलाइज़र डालते वक्त सभी चीज़ों को बारीकाई से देख के, क्योंकि तरबूज और खरबूज में आने वाला जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला प्रॉब्लम है विल्टिंग। उसके बाद निमेटोड कृमि का प्रॉब्लम है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि तरबूज ये जो पीक है या कलिंगड़ ये जो पीक है ये खादाड़ पीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि 60 से 70 दिन में अगर हम 30 से 35 टन, अगर अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट हो तो 30 से 35 टन अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें उतना खाद या न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट होना जरूरी है। और न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बेसल डोज से अगर नियोजन अच्छी तरह से करते हैं, बेसल डोज में हर चीज़ को हम टच करते हैं, हर चीज़ बैलेंस से अगर हम डालते हैं तो 100% हमें एक अच्छे से अच्छा वहाँ से उत्पादन आ सकता है। तो खत व्यवस्थापन करते वक्त या बेड के ऊपर खत कैसे डालना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नींबूड़ी पेंट, जो नींबूड़ी पेंट यानी नींबूड़ी पेंट जो रहता है वो लगभग हमें क्या करना है कि 200 किलो लेना है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट लेना है, वो 25 किलो लेना है। उसके बाद 10-26-26 जो लेना है वो अपने को 75 किलो लेना है। उसके बाद विंसिल सॉइल जो पोटेशियम सिलिकेट है, जो फॉस्फोरस और पोटाश को अपटेक के लिए काम करता है, वो हमें 5 किलो लेना है। विंजाइम गोल्ड जो जाइम बेस पे है, वो डालने से फर्टिलाइज़र लीच होने नहीं देगा, मुड़ के कक्षे में पकड़ के रखेगा, वो अपने को 10 किलो देना है। उसके बाद हमें कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा जो है वो 10 किलो देना है। और ये सब मिक्स करके, और आपके पास अगर सेंद्रीय खत हो, ऑर्गेनिक में अगर कोई जो सेंद्रीय कंपोस्ट हो, तो वो कम से कम एक 10 से 15 बैग इतना मिक्स करके हमें क्या करना है, ये बेड के ऊपर डालना है। पहले एक हल्का बेड खींचना है, उसके ऊपर फर्टिलाइज़र का लेयर डालना है, और उसके ऊपर रिपीट एक बार बेड खींच के उसको पूरी तरह से ज़मीन के अंदर एक लेयर मिट्टी का, उसके बाद फर्टिलाइज़र का लेयर, और उसके ऊपर मिट्टी का लेयर, यानी ज़मीन के अंदर पूरा ये फर्टिलाइज़र जाएगा। ये फर्टिलाइज़र ज़मीन में जाएगा तो, और उसके बाद ऊपर ड्रिप डाल के, ऊपर मल्चिंग डाल के ड्रिप अच्छी तरह से चला के ज़मीन को थोड़ा सा गीला करके हमें लेना है। तो पाया में फर्टिलाइज़र डालने से, जो अगर हम डालते हैं पाया में फर्टिलाइज़र, तो हमें बहुत ही उत्पादन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद हम जब प्लांट लगाते हैं या सीड लगाते हैं, जो हम 2 तरीके से तरबूज का प्लांटेशन कर सकते हैं। एक तो हम बहुत सारे नामवंत कंपनी नर्सरी में प्लांट बना के देती है, और उसके बाद हम सीड से भी लगा सकते हैं। तो वातावरण देखो, अगर हम थोड़ा अर्ली लगा रहे हैं, अगर हम दिसंबर 10 से आगे अगर लगा रहे हैं, या दिसंबर महीने में लगा रहे हैं, या जनवरी 15 तक लगा रहे हैं, तो ठंडी का माहौल रहेगा। और ठंडी के समय अगर हम प्लांट ही लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। और अगर हम 15 जनवरी के बाद लगा रहे हैं तो हमें सीड से लगाना है। जो सीड अगर हम लगाते हैं तो जर्मिनेशन भी अच्छा मिलेगा और अपना कम खर्चे में हो सकता है। तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। जो आपके यहाँ आप कौन से समय पे लगा रहे हो वो देख के, अगर हम ठंडी में लगा रहे हो तो प्लांट को ज़्यादातर ध्यान रखो, प्लांट से ही करो। अगर हम थोड़ा गर्मी में लगा रहे हैं या 15 जनवरी के बाद लगा रहे हैं तो सीड से प्लांटेशन करो। उसके बाद जब हम प्लांट या सीड लगाने के बाद, जब उसमें 3 या 4 पन्ने आने के बाद, अभी जैसे प्लांट लगाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन 4 या 5 ही पन्ने का हम प्लांट लेते हैं, तो दूसरे दिन। और सीड लगाने के बाद अगर वो पौधा में तीसरा या चौथा पन्ना निकलने के बाद हमें ड्रेंचिंग का व्यवस्थापन या आड़वनी का व्यवस्थापन करना बहुत ही जरूरी है। और ये करने से क्या फायदा होगा, ये आड़वनी है जो पहले हम या 3 या 4 जो ड्रेंचिंग देने वाले हैं, उससे फायदा क्या होगा, तो ये ड्रेंचिंग देने से अपना जो वेला है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पहला फायदा।
दूसरा फायदा क्या है, उसमें मर रोग का प्रमाण बहुत ही कम हो जाएगा। उसी के साथ उसमें सेटिंग प्रॉपर होगा। उसी के साथ साथ उसमें आने वाला वायरस है उसको भी बहुत ही अच्छा अटकाव या कंट्रोल हमें मिलेगा। उससे पहले हमें क्या करना है, काफ़ी जगह पे देखा जाए तो पौधा लगाने के बाद कट वर्म यानी वो पौधा को काटने वाला एक कीटक रहता है, वो आता है, या गोगल गाय भी उसको काट के खा जाती है, छिलका खा जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मार्केट में आपको जैसे हमने निम्बोड़ी खोड़ कार्बोफ्यूरॉन तो हमने बेड के अंदर डाला है, फिर भी समझो पानी देने की वजह से या जैसे क्या हो जाता है कि हम प्लांटेशन तो करते हैं और प्लांटेशन में देरी हो जाती है, तो थोड़ी सी उसकी तीव्रता कम होने के बाद हमें जो वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कटवर्म का। तो उसके लिए क्या करना है, मार्केट में आपको फिप्रोनिल जो रीजेंट नाम से आएगा, और उसके साथ साथ स्नेल किल पीआई एग्रो का है, इसको दोनों को मिला के या स्नेल किल और रीजेंट को मिक्स करके अगर आप पौधे के नज़दीक डालोगे तो आपको कटवर्म में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। उसके बाद हमें ड्रेंचिंग का व्यवस्थापन कैसे करना है या ड्रेंचिंग में कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला जो ड्रेंचिंग लेना है उसमें हमें लेना है 126101 1 किलो, उसके साथ एक्शन प्लस 1 लीटर, और एक्ट्रा यानी इक्तारा जो सिजेंटा कंपनी का आता है, ये हमें क्या करना है 100 ग्राम लेना है, और ये 200 लीटर पानी में डाल के हमें पर पौधे को 200 लीटर पानी में डाल के प्रति पौधे को इसका 50 ml का द्रावण ड्रेंचिंग करना है। ये ड्रेंचिंग करने से फायदा क्या होगा, तो मूल का विकास अच्छा होगा, एक्शन प्लस में ऑर्गेनिक सल्फर है तो हीट क्रिएट करने का काम होगा, और एक्तारा यानी एक्ट्रा जाने से एक तो सबसे पहले फायदा क्या होगा कि हमें जमीन के अंदर जो कीटक है उसका कंट्रोल मिलेगा, उसके साथ साथ सेकिंग पेस्ट का कंट्रोल मिलेगा, और कुछ हद तक लीफ माइनर यानी नागाड़ी का भी कंट्रोल हमें अच्छी तरह से मिल सकता है। ये पहला ड्रेंचिंग करना है। फिर उसके 3 दिन के बाद दूसरा ड्रेंचिंग जो लेना है उसमें हमें क्या करना है, पोटेशियम नाइट्रेट 1345 500 ग्राम लेना है, कैचकेल चिलेटेड कैल्शियम 200 ग्राम लेना है, और न्यूट्रिअप गोल्ड जो है वो 500 ग्राम लेना है। तो ये लेने से बॉडी में प्रतिकार शक्ति बढ़ी रहेगी। दूसरा, कैल्शियम की मात्रा जाती है तो जो भी वातावरण में ट्रेस आने वाले एंटी ट्रेस का काम हो जाएगा, और न्यूट्रिअप से मूल का विकास अच्छा होगा। उसके 3 दिन के बाद अपने को तीसरा जो ड्रेंचिंग लेना है उसमें हमें लेना है रोको थायोफेनेट मिथाइल आता है, वो 200 लीटर पानी में 250 ग्राम लेना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वो लेना है 18 ग्राम। उसके साथ ऑल इन वन लेना है 500 ml, और माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है अपने को 250 ग्राम। ये मिक्स करके हमें क्या करना है, एक ड्रेंचिंग तीसरा करना है। और जो हमें चौथा जो ड्रेंचिंग करना है वो चौथा ड्रेंचिंग उसके 3 दिन के बाद करना है। उसमें हमें क्या लेना है, वैल्यूम फ्लेक्सी जो सिजेंटा कंपनी का है, जिसमें हमें क्या करना है कि 200 लीटर पानी में वो हमें 100 ml लेना है, और उसके साथ साथ अगर आप ले सकते हो तो रेडोमिल गोल्ड जो सिजेंटा ही कंपनी का है, जिसका प्रमाण रखना है अपने को 200 लीटर पानी में 500 ग्राम। तो ऐसे अगर 4 ड्रेंचिंग हम करते हैं, ऐसे अगर 4 ड्रेंचिंग का नियोजन हम पहले 15 से 20 दिन में अगर करते हैं तो डेफिनेटली हमें मर रोग से काफ़ी हद तक अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा। दूसरी चीज़, वायरस से कंट्रोल अच्छा मिलेगा, वेली की ग्रोथ अच्छी होगी, सेटिंग अच्छा मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, और एक हेल्दी क्रॉप की जो निशानी है ये पहले 4 ड्रेंचिंग में कवर हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी IMP ये जो है, इसमें ये जो है जो मैंने द्रावण बताया, ये बिल्कुल भी हमें वेंचुरी से या ड्रिप में से देना नहीं है, उसका हमें ड्रेंचिंग ही करना है। ड्रेंचिंग इसीलिए अगर हम ये ड्रिप से अगर देते हैं तो पानी ज़्यादा हो जाता है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से एक तो दिया हुआ फर्टिलाइजर या दिए हुए जो न्यूट्रिएंट्स है, दिया हुआ फंजीसाइड है, इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, लीच हो जाएगा। दूसरी चीज़ ऐसी होगी कि आगे जाके जब अभी से अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो आगे जाके मर आने की शक्यता ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद
एक दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर हमें मर रोग से अगर कंट्रोल रखना है तो बीच बीच में क्या करो कि जैसे हो सके वैसे पैसिलोमाइसिस 3 किलो, पॉसिलोमाइसिस 1 किलो और जो 1 लीटर और गुड़ हमें क्या करना है कि 3 किलो, ये 15-15 दिन के अंतर से हम अगर 2 या 3 टाइम देते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, जो कृमि की वजह से जो हम क्या करते हैं कि जब वेला मरने का चालू होता है तो खाली फंगस का ड्रेंचिंग करते हैं, लेकिन कृमि निमाटोड की वजह से भी दिक्कत आती है। तो पैस्टोलोमाइसिस अगर 1 लीटर और गुड़ 3 किलो, ये 1-2 बार अगर या 2-3 बार हम डालते हैं तो हमारा जो मरने का जो प्रॉब्लम है या विल्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले 15 से 30 दिन तक कौन सी ड्रिप एप्लीकेशन करना है, तो हमें क्या करना है, बार 61-0 जो लेना है वो 3 किलो लेना है। उसके साथ 19-19 जो लेना है वो 3 किलो लेना है। पहले 15 से 30 दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन स्टेप बाय स्टेप, यानी एक बार अगर बार 61-0 दिया तो दूसरी दफा क्या देना है, 19-19 देना है। अल्टरनेट इसको क्या करना है, अपने को ड्रिप से रखना है, जिससे फायदा क्या होगा, एक तो सबसे पहला फायदा ऐसा हो जाएगा कि रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, वेली की पत्ते की चौड़ाई अच्छी निकलेगी, फूट अच्छी निकलेगी, और 19-19 डालने से क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये जो चीज़ है ये अपने को हमें क्या करना है, अल्टरनेट देना है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से जो 40 से 60 दिन में हमें क्या ड्रिप एप्लीकेशन में ध्यान रखना है, तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो, बोरोन 500 ग्राम और 13-045 3 किलो, उसको अल्टरनेट हमें क्या करना है, नीड की हिसाब से 13-40-13 5 किलो या 0-52-34 5 किलो, ये हमें क्या करना है 40 दिन से लेके 60 दिन तक अल्टरनेट रखना है। और बीच बीच में हमें क्या करना है, सेटिंग के समय हमें चिलेटेड फेरस 250 ग्राम और चिलेटेड जिंक 250 ग्राम, ये 1 या 2 दफा जाना जरूरी है। फेरस और जिंक जाने का फायदा क्या होता है, एक तो सेटिंग अच्छा मिलता है, फल को आकार अच्छा मिलता है, और अंदर से जो फ्रूट को जो कलर आना चाहिए, कलर में बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। यानी हमें क्या करना है, ये अगर हम अल्टरनेट रखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। और जब कटिंग से पहले 8 दिन या 10 दिन पहले ही हमें 0050 या पोटेशियम शोनाइट ये चीज़ें चालू करनी है। अगर हम 0050 या पोटेशियम शोनाइट या 0050 जल्दी चालू करते हैं तो फ्रूट का आकार इतना नहीं बढ़ता और फ्रूट क्रैक होने का या कड़क होने का या साइज ना आने का दिक्कत हो जाती है, और कलर जल्दी आ जाता है और फ्रूट का जो साइज मिलना चाहिए वो नहीं आता है। तो जो हमारे फार्मर बंधु है उसको एक मेरा निवेदन है कि आप 0050 चालू करते वक्त ध्यान रखो कि लास्ट वाले 5 से 6 दिन या 8 दिन तभी 0050 हमें चालू करना है। यह हुआ फर्टिलाइजर का व्यवस्थापन। उसके बाद कीड़ और रोग का व्यवस्थापन करते वक्त हमें जो स्प्रे लेने हैं उसमें हमें क्या करना है, तो पहला जो स्प्रे लेना है अपने को, हमें जो पहला स्प्रे लेना है उसमें अपने को डेल्टा मेथ्रीन, हमें क्या लेना है, डेल्टा मेथ्रीन, उसका प्रमाण 7 ml। मैं जो ये प्रमाण बता रहा हूँ 15 लीटर पानी का बता रहा हूँ, 15 लीटर पानी में डेल्टा मेथ्रीन 7 ml, नीम ऑयल यानी नींबूड़ी तेल 10,000 ppm का 10 ml और रेडोमिल 15 ग्राम। ये स्प्रे डालने से क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले लीफ माइनर कंट्रोल होगा, लीफ माइनर यानी नागाली कंट्रोल होगा। उसके बाद क्या फायदा होगा, सेकिंग पेस्ट में थ्रिप्स व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगा। उसके साथ ब्लाइट यानी करपा और डाउनी, इसका हमें काफ़ी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा। यह हमारा पहला स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे हमें क्या करना है, दूसरा स्प्रे में क्या करना है, दूसरा स्प्रे लगभग हमें करना है 15 दिन के अंतर, 15 दिन के बाद स्कोर 7 मिली, कवच 15 ग्राम और एसिटामाप्राइड 7 ग्राम। ये स्प्रे करने से क्या फायदा होगा, तो ये स्प्रे करने से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल आएगा, उसके बाद ब्लाइट कंट्रोल आएगा और पाउडरी मिल्ड्यू, भूरी जो भूखी चारा बोलते हैं उसका कंट्रोल आएगा। उसके बाद जब अपना पौधा 20 दिन का होगा तो हमें लेना है ऑल इन वन 30 ml, माइक्रोन्यूट्रेंट 30 ग्राम और 13-40-13 100 ग्राम। इससे क्या होगा, ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। ऑल इन वन में अमीनो एसिड्स रहने की वजह से ग्रोथ, पत्ती की चौड़ाई में काफ़ी अच्छा, माइक्रोन्यूट्रेंट में जो भी अपने जो न्यूट्रिएंट्स है जो हम
माइक्रोन्यूटन जिंक फेरस मैग्नीज बोरॉन उसका जो कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी और 13-40-13 मूल का विकास ग्रोथ वो काफ़ी अच्छे से होगी। तो हमें क्या करना है कि ये स्प्रे देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब अपना पौधा 30 दिन का होगा तब हमें क्या करना है, कस्टूडिया 20 ml और बोरॉन 15 ग्राम। क्योंकि कस्टूडिया और बोरान देने का फायदा क्या होगा, उसमें हमें डाउनी भूरी करपा का कंट्रोल मिलेगा कस्टूडिया में, और बोरान देने से जब पौधा अपना 30 दिन का होता है उसके बाद हमें क्या हो जाता है कि इसका सबसे जरूरी होता है कि बोरॉन की जरूरत ज़्यादा रहती है फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद फ्लावरिंग आना चालू हो जाता है। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट ये एक स्प्रे होना जरूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब पौधा अपना 35 दिन का होता है तो 35 दिन का होने के समय क्या करना है अपने को, मेटाडोर जो है सिजेंटा कंपनी का वो 15 ml और कवच फ्लो है वो 20 ml, ये अपना पौधा जब 35 दिन का होता है तब स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद अपना पौधा जो वाटरमेलन का पौधा है वो 50 दिन का हो जाता है तो हमें क्या करना है, एम्प्लीगो जो इली के लिए आता है और काफ़ी हद तक जो सिस्टमेटिक काम करने की वजह से गैस पॉइजन भी उसके साथ आप ऐड कर सकते हो। तो इली के लिए एम्प्लीगो उसका स्प्रे आप कर सकते हो, और उसके साथ नॉर्मली कोई भी फंजीसाइड जैसा करजेट है या सेक्टिन है या कोई भी नॉर्मली फंजीसाइड आप ऐड करके स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद जब अपना पौधा 50 से 60 दिन का, 60 से 70 दिन के बीच में, 50 से 60 दिन के बीच में सबसे दिक्कत वाला प्रॉब्लम जो रहता है वो रहता है रेड माइट्स का। जो 50 से 60 दिन का पौधा रहता है तो आप WDG सल्फर जो आता है, थायोन्यूट्री नाम से आता है सिजेंटा कंपनी का, वो ले सकते हो। ओबेरोन का स्प्रे कर सकते हो, एबासिन का स्प्रे कर सकते हो। ये हुआ स्प्रे का व्यवस्थापन। तो अगर आपके खेत में दिक्कत आती है, वातावरण चेंज होता है, तो मैं थोड़ा 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ कि अगर हमें भूरी और करपा का अगर नियोजन करना है या डाउनी का प्रॉब्लम आता है तो नियोजन करना है, तो उसमें हमें कौन से स्प्रे करने हैं। तो अगर अपने खेत में डाउनी का प्रॉब्लम आता है तो हमें रेडोमिल, करजेट, सेक्टिन, मेटालैक्सिल 35% वो अल्टरनेट स्प्रे हमें करने हैं। अगर हमारे खेत में अगर करपा का प्रॉब्लम आता है या ब्लाइट का प्रॉब्लम आता है तो उसमें ताकत है, मेरियन है, अमिस्टर टॉप है, रोको है, इसका हम क्या कर सकते हैं कि वापर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे खेत में भूरी का प्रॉब्लम आता है तो इंडेक्स है, एक्रीसियो है, लूना है, कैरिथियन गोल्ड है, निम्रॉड है, नेटियो है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल मार्केट में आते हैं, सभी का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन अगर मैंने जो बताया ये अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम पहले डेज के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो हमें इतना दिक्कत नहीं आएगा और इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर ऐसा लगे कि मैं मेरा नंबर भी नीचे डाल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारी कंपनी से या मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और ज़रूरत के हिसाब से वो माहिती हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। उसके बाद कलिंगड़ में लास्ट मोमेंट में आने वाली प्रॉब्लम जो है क्रैकिंग, जो क्या हो जाता है कि फ्रूट फटने वाला प्रॉब्लम रहता है। तो क्रैकिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना है, क्रैकिंग आने का प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम की मात्रा उसके लिए योग्य रखनी है, ज़रूरत के हिसाब से रखनी है। उसके बाद अगर क्रैकिंग दिखता है तो चिलेटेड कैल्शियम पर लीटर 1 यानी 15 लीटर पानी में चिलेटेड कैल्शियम है वो 15 ग्राम लेना है, रोको 15 ग्राम लेना है, और विंसिल क्लाइमेट स्टेबलाइजर है वो हमें स्प्रे करना है। और उसके बाद पानी का जो व्यवस्थापन है वो प्रॉपर रखना है। वो अगर हम रखते हैं तो 100% ये जो क्रैकिंग वाला प्रॉब्लम है वो हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रूट का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, तो साइज़ के लिए हमें क्या करना है, तो साइज़ के लिए 0.34 बोरोन रिलीफ 0.34 इसका स्प्रे लेना है जिससे साइज़ अच्छी आएगी। उसके साथ कलर के लिए क्या करना है, कलर अंदर से एक सार का आने के लिए मैंने जैसे बोला था कि चिलेटेड जिंक, चिलेटेड फेरस का ज़रूरत के हिसाब से प्लान करना है। मर रोग अगर दिखता है तो हमें क्या करना है, जैसे ऑर्गेनिक में हम जा सकते हैं ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ये जैविक
ये जैविक कंट्रोल है। और केमिकल में जाना है तो हम ले सकते हैं रोको, एलिएट, कोसाइड। ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे फंजीसाइड मार्केट में आते हैं, तो अल्टरनेट हम उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से पानी नियोजन करते हैं, अच्छी तरह से अगर नियोजन रखते हैं, तो मर रोग का जो प्रॉब्लम है वो कम आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि कलिंगड़ ये जो क्रॉप है, ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसका नर कली और मादी कली अलग आते हैं। तो मधुमक्खी का नियोजन या मधमाशी का नियोजन जो होना है वो बहुत ही ज़रूरी है। मधमाशी जितनी अपने खेत में ज़्यादा घूमेगी, जितनी ज़्यादा मधुमक्खी रहेगी, उतना अपने कलिंगड़ का सेटिंग अच्छा होगा, उसकी फ्लावरिंग ज़्यादा रहेगा तो सेटिंग में कन्वर्ट वो ज़्यादा तरह से होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर अपने यहाँ लगता है कि मधुमक्खी कम आ रही है तो हमें क्या करना है कि पर एकड़ 4 मधुमक्खी की जो पेटी आती है, कम से कम 4 मधुमक्खी की पेटी रखनी है। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हमें क्या करना है कि बटर मिल्क यानी छाछ, ताक 2 लीटर ताक, गुड़ 200 ग्राम और रिलीफ इसके 2 या 3 स्प्रे अल्टरनेट होना ज़रूरी है। और जब स्प्रे करते वक्त कोई भी स्प्रे ये अपना इसका नहीं होना चाहिए, गैस पॉइजन का नहीं होना चाहिए जिससे मधुमक्खी को दिक्कत आए। दूसरी चीज़ ऐसी है कि और एक बात बताना चाहता हूँ, जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है, वो हमें जब फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम आता है तब जैसे ही फूल आना चालू हो जाता है तो हमें क्या करना है कि वो ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फल मक्खी का वो पीले कलर का ट्रैप आता है। उसका मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, ये फ़ोटो देखो, इसमें ऐसे इस हिसाब से ट्रैप आते हैं, वो लगाना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है कि ज़रूरत के हिसाब से फल मक्खी के लिए कोई भी चीज़ का कंट्रोल स्प्रे से नहीं कर सकते, या स्प्रे से इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं आता है जो ट्रैप से कंट्रोल आता है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि येलो स्टिक पैड और ब्लू स्टिक पैड, 1 एकड़ का अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में हमें येलो स्टिक पैड जो है वो 50 लगाने हैं और ब्लू है वो 25 लगाने हैं, जिससे व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल अच्छी तरह से होगा, थ्रिप्स का कंट्रोल अच्छी तरह से होगा, और हमारे खेत में आने वाले जो थ्रिप्स और उसका जो कितना प्रमाण है और वो देख के हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे का नियोजन या स्प्रे वो लेवल का स्प्रे हम ले सकते हैं या वो तीव्रता का स्प्रे हम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों का अगर हमने देखा जाए और हर चीज़ को अगर हमने बारकाई से देखा, हर चीज़ को हमने बारकाई से अगर टच किया, तो हमें उत्पादन लेना है या तरबूज और खरबूज में अपने को जो यील्ड लेना है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से अच्छा उत्पादन हमें मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी तरह से सुना होगा और आप अपने खेत में इसका अच्छी तरह से अवलंब करोगे और अपने खेत का जो इस साल का जो उत्पादन है वो आप जो ले रहे हैं उससे अच्छा लोगे। इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच।